हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जब हम स्टडी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत ही कंटेजियस यानी कि इशू है, जिसे बोलते हैं बहुत ही क्रिटिकल इशू है, जिसको लेके हमेशा से ही एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स जो कि बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं कि फंड्स कैसे दिखाने हैं, फंड कैलकुलेशन कैसे होनी है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में तो जो स्टूडेंट है या उसकी फैमिली है उनको यही नहीं पता होता, ऑब्वियसली, बिकॉज बंदा इस चीज़ में तभी आता है जब उसने खुद अप्लाई करना है या उसकी फैमिली में किसी ने करना, तो उससे पहले तो ज़्यादा उस चीज़ में उनको ज्ञान भी नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे कनाडा में फाइल लगानी है तो कोई भी लगा लेता है, क्योंकि कनाडा में करने के लिए ज़्यादा होता नहीं है। ऑफिस, आपने ऑफर लेटर लेनी है, फीस जमा करवानी है, LOA आएगी और अपना GIC जमा करा के आप फाइल लगा लो। इसीलिए हर एक छोटे शहर में कंसल्टेंट खुल गए हैं जो कि कनाडा का काम करते हैं। बट वही कंसल्टेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो वो एक थोड़ा बहुत तो ज्ञान इधर उधर से ले लेंगे, बट जब क्रिटिकल 1-to-1 केस टू केस सिचुएशन आएगी तो हो सकता है वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन के लेवल से आपको इंफॉर्मेशन ना दे पाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको भी कई बार लगता है कि पता नहीं ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम फंड कैलकुलेशन पे एक मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी जो कि वाइट बोर्ड पे बनाई थी। अब मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ फंड कैलकुलेशन की। फंड कैलकुलेशन क्या होती है ऑस्ट्रेलिया में? जो सिस्टम है स्टडी का, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी ये कहता है कि भाई आपको ये दिखाना है कि आपके पास, ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपका 1 साल से ज़्यादा कई कोर्स होगा। कनाडा में तो क्या होता है, कई कोर्सेज जो होते हैं PG डिप्लोमा, जिनको हम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो 1-1 साल के होते हैं। तो आपने GIC पे किया, आपने लिविंग अपना फीस पे कर दी, साल की, काम खत्म हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी, वो 6 मंथ्स की फ़ीस की है। और GIC की तरह का ऐसा ब्लॉक्ड अकाउंट वहाँ पे है नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे जो मेन गेम है वो फंड कैलकुलेशन करनी है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो ये बनाई है गाइडलाइन, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और फीस के इक्विवेलेंट फंड्स दिखाने हैं। इसमें दो तो ये चीज़ें हो गई, 1 साल की फीस वो आपको आपके कोर्स की जब ऑफर लेटर आती है उस पर दी होती है, या आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की वेबसाइट पे देखते हो, अपना प्रोग्राम पे जाके चेक करते हो, उसमें उसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा हाँ, एक बहुत कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आपने जब भी किसी भी कॉलेज की फ़ीस या यूनिवर्सिटी की फ़ीस चेक करनी है वेबसाइट पे, तो आप प्लीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट पे ऊपर क्लिक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए फ़ीस होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से तकरीबन 30-40% कम होती है। तो हमें कई बार उस चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस हमने सेलेक्ट करनी है, तो उसको नोट कर लेना है। एक तो उसको आपने कैलकुलेट करना है फंड कैलकुलेशन के लिए। दूसरा, जो लिविंग एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैं, वो एक फिक्स कर रखे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो आज की डेट में जो मेन एप्लीकेंट के लिए लिविंग एक्सपेंस है वो है 21,040, यानी कि $21,040 साल के आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखाने हैं कि इतना हमारा लिविंग एक्सपेंस के लिए पैसा है। खर्चा आपका चाहे लिविंग एक्सपेंस में वो 10,000 भी ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 21,040 के बराबर आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो पहला क्या हो गया, आपकी 1 साल की ट्यूशन फी। मान लो एक रैंडम हम लेके चलते हैं कि 1 साल की ट्यूशन फीस है $30,000, $30,000 हो गया। उसके बाद हमारे लिविंग एक्सपेंस है 21,040। बच्चा ये, अब तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? तीसरा कंपोनेंट होगा OSHC, जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज हेल्थ कवर। कनाडा में क्या होता है कि बच्चा ओवरसीज हेल्थ कवर जो है, कई बार वो कॉलेज की फीस में होता है या बच्चा वहाँ जाके खरीदता है, वो वीज़ा की कंडीशन नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में ये वीज़ा की कंडीशन है कि आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस लिए ऑस्ट्रेलिया में आ ही नहीं सकोगे। तो इसीलिए आप देखोगे जब भी आपकी ऑफर लेटर आती है तो उसमें आपकी ट्यूशन फीस के साथ OSHC मेडिकल इंश्योरेंस की अमाउंट लिखी होती है। और ये जो OSHC अमाउंट है ये 1 टाइम ही पे करते हैं, इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में नहीं पे कर सकते। अगर 2 साल का मास्टर्स डिग्री है तो आपको पहले ही 2 साल की इंश्योरेंस कवर आपको पे करके जाना पड़ेगा। 3 साल की बैचलर डिग्री है तो आपको 3 साल का पे करके जाना पड़ेगा। मान लो इंजीनियरिंग में जा रहे हो 4 साल की,
तो 4 साल की इंश्योरेंस आपको पहले देख के जाना पड़ेगा। तो हम क्योंकि बैचलर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो $30,000 ट्यूशन फीस हो गई, 21,040 उसके लिविंग एक्सपेंस हो गए, और अगर 3 साल की डिग्री है तो जो OSSC है एवरेज वो 1900 या $2,000 आ गई, हम 2000 ले लेते हैं, 2000 वो हो गई। और चौथा और आखिरी कंपोनेंट जो है वो है आपका रिटर्न एयर फेयर। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कहती है कि जब आप जा रहे हो पढ़ने के लिए तो आपके पास ये 3 चीज़ों के अलावा इतने पैसे होने चाहिए कि आप वापस आने के लिए टिकट के भी पैसे आपको दिखाने पड़ेंगे। जनरली जब बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो एक साइड की 1 वे टिकट ही लेता है, बट वो कंडीशन है कि आपके पास 2 आने जाने के टिकट के पैसे दिखाने हैं, जो उन्होंने फिक्स किया है कि $2,000 आपने दिखाने हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 30,000 प्लस 21,040 51,040 हो गया, प्लस 2,000 आपकी OSSC होगी 53,040 हो गया, प्लस 2,000 आपका रिटर्न एयर फेयर हो गया जो कि 55,040। अब 55,040 को आप इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको दिखाने हैं, मल्टीप्लाई कर लो इसको 55 से, तो वो INR में जो वैल्यू हो गई उतने आपको फंड्स दिखाने हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा फाइल करना है और जो फीस भी पे करनी है वो इन्हीं फंड्स में से करनी है। ये कई बार बोला जाता है कि नहीं जी ये फंड अलग से दिखाने, फीस अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने फंड की कैलकुलेशन की है उसमें फीस भी बीच में ही थी। चाहे आपने 6 महीने की फीस देनी है, चाहे आपने 1 साल की फीस देनी है, चाहे आपने जैसे अभी यूनिवर्सिटी न्यूकासल ने चलाया कि सिर्फ $8,000 दे के भी आप जा सकते हो, तो भी वो उसी में से देना है। तो ये हो गया आपका फंड्स। एक इसका कंपोनेंट और है कि आपने आपकी फैमिली इनकम भी लगानी है, क्योंकि आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा का है, तो हाई कमीशन को एक एश्योरिटी चाहिए कि इस बच्चे के फैमिली की इनकम इतनी है ताकि वो नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर की स्टडी को सपोर्ट कर पाए। तो उस हिसाब से आपको जो भी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे अंकल आंट हैं, उनकी इनकम पुट टुगेदर आपको लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगानी होती है, और अगर एम्प्लॉई है तो उसमें फॉर्म 16 भी साथ में लगाना होता है। अगर बिजनेस है या छोटी फर्म में कहीं एम्प्लॉई है तो कंप्यूटेशन लग जाती है, और अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम वाला है तो ITR फिर भी भरनी पड़ेगी। जो तहसीलदार का सर्टिफिकेट होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको अकेले को नहीं मानती है, तो कृपया करके अगर आपका कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि ITR भरने की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर की, आप तहसीलदार का सर्टिफिकेट दिखा दो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट द मोमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, सो योर फाइल विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो प्लीज़ तहसीलदार का सर्टिफिकेट आप साथ में लगा सकते हो एज ए सप्लीमेंट प्रूफ, बट दिस विल नॉट बी टेकन एज द इनकम प्रूफ अनटिल अनलेस आप अपनी ITR नहीं भरते हो। ITR भरनी है, उसके बाद कंप्यूटेशन लगानी है, उसके बाद आपने जो आपके J फॉर्म है उस कुछ J फॉर्म्स की कॉपी आपने ट्रांसलेशन करके लगा देनी है, और आपकी जो जमाबंदी या फ़र्द है वो भी ट्रांसलेशन करके कुछ पेजेस आपने सारी लगा सकते हो, या कुछ पेजेस आप लगा सकते हो जहाँ पे आपकी ओनरशिप का प्रूफ है। तो ये इनकम बहुत ज़रूरी है साथ में लगानी। तो ये 2 कंपोनेंट हैं जो कि फंड्स कैलकुलेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक फंड वो होते हैं जो हमने अपने लिक्विड अकाउंट दिखाने हैं, दूसरा फैमिली इनकम जिसके लिए हमने ITRs वगैरह दिखानी है। फंड्स की फॉर्म क्या हो सकती है, तो फंड्स किस तरीके से आप दिखा सकते हो। सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो भी आप दिखा सकते हो, पैसों की आपने FD बनाई हुई है वो भी आप दिखा सकते हो, आपने एजुकेशन लोन लिया है वो भी आप दिखा सकते हो, आपने पर्सनल लोन लिया है फंड दिखाने के लिए वो भी चलेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है वो भी चलेगा, गोल्ड बेच के, गोल्ड लोन नहीं चलेगा, गोल्ड बेच के आपको 1 नंबर में पैसा चेक दिया है वो आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में वो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लिक्विड मनी में काउंट होंगी। उसके बाद कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी स्पॉन्सर कर सकते हैं, सिबलिंग्स सगा भाई सगी बहन स्पॉन्सर कर सकती है, अंकल चाचा ताया मामा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आंट मासी और बुआ आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फंड्स कैलकुलेट करते हुए आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, फंड्स कितने पुराने, अगर आपके पास फंड्स का सोर्स है तो आप चाहे 1 दिन पुराने फंड्स हो वो भी लगा सकते हो। कोई भी लोन है उसको पुराना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सोर्स के साथ बैंक से आया है, तो वो लोन जो है एज इट इज़ आपका लग जाएगा।
लोन में 2 लेटर्स आती हैं। सबसे पहले जो लेटर आती है उसको बोलते हैं सैंक्शन लेटर, कि आपका इतने का लोन सैंक्शन हो गया है। ये आपको तब लगानी पड़ेगी जब आपने जीटी के लिए डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दे दिए, और जब आपने फीस जमा करी है तो उसके बाद आपको फीस जमा करने के लिए आप बैंक से जो सैंक्शन हुआ लोन उसको अपने खाते में डलवाते हो, तो उसके बाद एक लेटर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट लेटर, यानी कि इतने का लोन सैंक्शन हुआ था और ये अमाउंट डिसबर्स हो गई, मीन्स उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो डिसबर्समेंट लेटर वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे लगानी बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुझे और चीज़ समझ में, हाँ, अदरवाइज़ आपको 3 महीने पुराने फंड जो हैं या जो भी रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के उस हिसाब से दिखाने पड़ेंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो से, मैंने खैर डिटेल में तो वो वीडियो बनाई हुई है वाइट बोर्ड पे, बट इससे भी काफ़ी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप दिए हुए मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। तो वील बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।